आप जितने भी हम मेरे जर्नलिस्ट भाई, पत्रकार भाई, सहाफ़ी यहाँ मौजूद हैं, आप सबका मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। मेरे साथ मेरी पूरी टीम बैठी है यहाँ कांग्रेस की तरफ से। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि जो पहला असेंबली में सेशन हुआ, बजट सेशन के बाद मेरी आज आपसे बात करने का मन था कि मैं आप पत्रकार बंधुओं से बात करूं और आपसे बताऊं कि बजट सेशन में क्या रहा। मेरे एमएलए बनने के बाद ये दूसरा ऐसे सेशन था, लेकिन जो बजट के लिहाज से ये पहला सेशन था और लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ वोट डाला था। और एक एमएलए का काम क्या होता है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और लोग एमएलए को वोट डालकर असेंबली में भेजते हैं। जहां एमएलए का काम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करना होता है, वहीं लोगों की मुश्किलात को असेंबली के अंदर उठाना भी एमएलए की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये पहला सेशन था। और अगर आप देखेंगे, अगर आप इस पूरे सेशन की कार्रवाई देखेंगे, तो मैंने कोशिश की है कि जितने भी मुद्दे, खासकर मेरी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, मेरे इस खिता पीर पंजाल के, वो मैंने उठाने की कोशिश की है। चाहे उसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हों, चाहे उसमें मेरे गुजर बकरवाल भाइयों के मुद्दे हों, पहाड़ी कम्युनिटी के मुद्दे हों, एससी कम्युनिटी के मुद्दे हों, ओबीसी कम्युनिटी के मुद्दे हों, चाहे रिजर्वेशन का इशू हो, या फिर रजौरी पुंछ को पीर पंजाल रीजन को टूरिज्म मैप पर लाने की बात हो, चाहे रजौरी के अंदर एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की बात हो, जो भी मुद्दे थे, जो जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दे थे, उनको मैंने उठाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी असेंबली में आपने लोगों को चुनकर भेजा, लेकिन जितना मुझसे हो सका मैंने हर दिन लोगों के इश्यूज़ उठाने की बात की। और वो जब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की ग्रांट थी, तो जो गरीब आदमी के साथ, गुजर बकरवालों को जो खाना बदोश लोग हैं, 5-5 मरले का प्लाट देने की बात हो, चाहे रीजनल वाइज अगर हम बात करें मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो डूंगी नाले में जो जितने मसले थे मैंने उनको भी उठाने की बात की। मैंने डांगरी में डिग्री कॉलेज और नियाबत की बात की, मैंने पलमा में हाई सेकेंडरी स्कूल की बात की, मैंने रिलीजियस टूरिज़म को प्रमोट करने की बात, चाहे वीर भद्रेश्वर मंदिर की बात हो, चाहे साईं जान मोहम्मद साहब की ज़ियारत को वहाँ टूरिज़म एक डेस्टिनेशन बनाने की बात हो, ये सारे मुद्दे मैंने असेंबली के अंदर उठाए हैं। ये मेरे लोगों की ताकत है। ये गरीब आवाम जिन्होंने मुझे वोट देकर असेंबली में भेजा, आज एमएलए मैं नहीं, एमएलए मेरी गरीब आवाम है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं उन मुद्दों को वहाँ उठाऊं। चाहे शहर की बात करें तो मैंने मिनी सेक्रेटरीट का मसला उठाया। यहाँ कितने देर से हमारी रजौरी जब इंटर करते हैं तो वहाँ बोर्ड लगा रजौरी द लैंड ऑफ किंग, लेकिन सारे शहर का कूड़ा जाकर हम बस स्टैंड के पास वहाँ डंप करते हैं। वो मुद्दा भी मैंने असेंबली के अंदर उठाया। और मुझे मेरे साथी, मेरे लोग कहते थे कि ऐसा कोई मुद्दा है जो आपने असेंबली में ना उठाया हो, चाहे डेली वेजर्स का मुद्दा हो, चाहे कंट्रेक्चुअल लेबर्स का मुद्दा हो, सीजनल टीचर्स का मुद्दा हो, टीचर कम्युनिटी का मुद्दा हो, डॉक्टर्स के मुद्दे हों, कोई भी मुद्दा ऐसा जो कि जनता के साथ जुड़ा हुआ, वो मैंने उठाया है। ये मेरे लोगों की फीडबैक है, लोगों की ताकत है। और मैं आगे भी आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं आगे भी इस तरह के मुद्दे जो जनता के साथ जुड़े हुए हैं उनको उठाऊँगा। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मकसद और भी था, क्योंकि ये मेरा पहला सेशन था और मैंने कोशिश की कि हर मुद्दे को उठाया जाए। लेकिन आपके माध्यम से मैं अपने परिवार के लोगों से, जो मेरे 99,000 लोग रजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी और जो पूरी जम्मू कश्मीर रियासत है, उसके लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि अभी भी हमारे 3 दिन बाकी है और आगे भी हमारे सेशन आएंगे। आप मुझे सुझाव दीजिए, आप मुझे बताइए कि कौन कौन से मुद्दे जो शायद अभी भी उठाने की ज़रूरत है, जो रह गए हैं, ताकि मैं उनसे भी, आज मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि ये जो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके माध्यम से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आपके जो मुद्दे हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं उनको
तर्जमानी करूं, उनको मैं असेंबली में उठाऊं, वो मुद्दे भी आप मुझे बताएं ताकि मैं उनको भी असेंबली में उठा सकूं। और मैंने जो ख्वाब देखा है कि पिछले 70 साल से जो रजौरी पुंछ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, इसके लिए हमने आवाज़ उठानी है। और इसके लिए असेंबली में आपने देखा कि हर दिन आवाज़ उठाएगी। मुझे एक बड़े सीनियर लीडर ने कहा कि आपको हर रोज़ टाइम कैसे मिलता है, कोई स्पेशल कांग्रेस का टाइम है या फिर क्या, किस तरीके से मैनेज करते हैं। मैंने उनसे कहा कि अपने लोगों के लिए चाहे मुझे किसी से लड़ना पड़े, चाहे मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े, चाहे किसी के आगे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने लोगों की आवाज़ बनने के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनकी रहनुमाई और उनकी तर्जमानी कर सकूं। मैं आप में से हूं। मैं फिर एक बार आपसे अपील करूंगा कि जो मुद्दे रह गए हैं उनको भी आप मेरे नोटिस में डालें ताकि मैं उनको भी उठा सकूं। आप किसी का कोई सवाल है तो वो जल्दी में 3-4 सवाल ले सकते हैं। सर, एक तरफ जहाँ बात कर रहे हैं डेली वेजर सड़कों पर हैं और एहतियात कर रहे हैं सैलरी को लेकर, दूसरी तरफ असेंबली के अंदर एमएलएज कह रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। किस तरह देखते हैं आप? जमशेद साहब, आपने मेरा इंटरव्यू नहीं सुना होगा। जिस दिन मेरे मीडिया चैनल आप जैसे भाई किसी ने मुझसे पूछा कि आप सैलरी के अंदर डिस्कशन हो रही है तो आपका इस पे क्या विचार है, तो मैंने ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के अंदर ये बात बोली थी कि पहले मेरे डेली वेजर्स की सैलरी बढ़ाओ। पहले जो 9,000 रुपया ले रहा है वो कैसे पूरे महीने का गुजारा करता है, पहले उनकी बढ़ाओ। कैजुअल लेबर, डेली वेजर, एनवाईसी, इन लोगों की सैलरी बढ़ाओ जो 2,500, 3,000, 5,000 और 9,000 के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद आप जिस मर्जी की बढ़ाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और मेरा पर्सनली ज़ाती ये तो मानना है कि पहले मेरे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, मनरेगा वर्कर्स, इनकी सैलरी बढ़ाओ, उसके बाद आप एमएलए की बढ़ाओ। और इस पे मेरा पॉइंट क्लियर है, मैंने तो मीडिया में आके कहा है। एमएलए साहब, जिस तरह से बजट सेशन जो है हुआ है, इस बजट सेशन से काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी। जैसे जो वायदे चुनाव से पहले सरकार ने किए थे, राशन देने की और सिलेंडर देने की, उसके बाद रोज़गार देने की, तो पूरे वो वायदे तो अभी पूरे नहीं हुए हैं। कुछ हद तक जो है वह शुरुआत कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब की शुरुआत की है, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि शुरुआत में ही जो है वो खोट है, यानी शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंडेट जो मिला वो 5 साल का मिला है। वादे 5 साल में पूरे करने हैं। और कोई भी जब बजट, ये पहला बजट है, आखिरी बजट नहीं। और ये 7 साल जो ज़ख्म दिए गए हैं भाजपा द्वारा या केंद्र सरकार जो दिल्ली के अंदर है, उन्होंने जो ज़ख्म दिए हैं, ज़ख्म इतने गहरे हैं कि इन पे मरहम लगाते लगाते इनको भरने में समय लगेगा। जो विपक्षी दल कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने डेली वेजर्स क्यों नहीं पक्के किए? आपने नया जम्मू कश्मीर बनाया 7 साल में, आपने डेली वेजर्स का दुख क्यों नहीं दिखा? अगर आज भी एसपीओज तो आपके पास, वो पुलिस डिपार्टमेंट तो आपके पास है, आप अगर लद्दाख में उनकी सैलरी बढ़ा सकते हैं तो आपने जम्मू कश्मीर की बढ़ा दीजिए। किसने आपके हाथ रोके? आप अगर 370 को ख़त्म कर सकते हैं, आप 35A को ख़त्म कर सकते हैं, आप किसी को भी PSA लगा के जेल में डाल सकते हैं, तो डेली वेजर्स को पक्का करने अगर उनका दर्द आप समझते थे तो आप कर देते। लेकिन ये मगरमच्छ के आंसू हैं और चोर मचाए शोर। वो उनको, मैं आपको बता दूं, उनको जम्मू कश्मीर से प्यार है, लेकिन सिर्फ उसकी ज़मीन से, यहाँ की बिजली से, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज से। आम आदमी के साथ उनको कोई प्यार नहीं है। तो ये वो तो बोले ही ना। JJM स्कीम में वो असेंबली के अंदर कहते थे घोटाला होता है, घोटाला होता है। और पहली बार मैंने देखा बीजेपी के लोग जो अपनी बर्बादी पे तालियां बजाते हैं। नौकरियां ले गए यूपी बिहार वाले, सारे ठेके ले गए यूपी बिहार वाले, और ये करते हैं अखंड भारत, अखंड भारत। ये अपने बच्चों की बर्बादी पर तालियां बनाते हैं। इनके बारे में क्या बात करूँ? आपने मिनी सेक्रेटरी की बात की, जम्मू कश्मीर की यूटी में हर जिला में जो है मिनी स्टेट बन गया। किस किस्म की एश्योरेंस आपको मिली और कब तक ये काम मिनी स्टेट का स्टार्ट होगा? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट में 21 डिस्ट्रिक्ट में मिनी सेक्रेटरीट बना, लेकिन यहाँ कुछ राजनीति का शिकार हो गया, कुछ लोगों की कम सोच की वजह से ये मिनी सेक्रेटरीट कंप्लीट नहीं हो सका। मैंने हर फोरम पे इसकी बात की है। अब ये है क्योंकि पिछले जो 10 साल के पाप हैं उनको साफ़ करते करते थोड़ा समय लगेगा। और इसमें मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अभी हम इस पे, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी टेकअप किया, लेकिन अब जो पहली जगह है मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ बने, लेकिन वहाँ कुछ सबजुडिस मामला है, तो मैं इसको ज़्यादा लिंगर ऑन ना करते हुए इसको हमने टेकअप किया कि जल्द से जल्द इसका जो भी करना है जल्द से जल्द करें, ताकि
3-4-5 साल में इसका काम कंप्लीट हो ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मेडिकल कॉलेज में 65% जो है वो असामियाँ खाली हैं, उस पर भी बात हुई है, तो किस तरह की एश्योरेंस दी गई है असेंबली के अंदर? देखिए वो जो पोस्ट हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हैं, चाहे वो उसमें इंजीनियर, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं या डेंटल डॉक्टर हैं, ये सारी पोस्टें, ये इस पे तो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था और असेंबली में उनको जितनी पोस्टें हैं वो रेफ़र कर दी गई हैं पीएससी को, और फास्ट ट्रैक बेसिस पर उनमें फास्ट ट्रैक बेसिस पर उस पर रिक्रूटमेंट हो जाएगी। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब हमारी प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग हुई थी जम्मू के अंदर, तो मैंने वहाँ चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे बाकी दीगर एमएलए भी थे, मैंने वहाँ एमआरआई और कैथ लैब की बात की थी कि हमारा कैथ लैब और एमआरआई की शदीद ज़रूरत है। अगर कैथ लैब एमआरआई होती तो हमारे बडाल के लोग यहाँ से जम्मू रेफ़र ना होते, और यहाँ जितने रेफरल है वो एमआरआई ना होने की वजह से, और जो हार्ट अटैक होता है हर दिन हम अपने नौजवान अपने बुज़ुर्ग खो देते हैं क्योंकि कैथ लैब में टेस्ट नहीं होते यहाँ ना होने की वजह से। और मैं सरकार का मशकूर हूँ कि उन्होंने कैथ लैब भी जो दी है और बजट के अंदर, और एमआरआई की फैसिलिटी भी दी है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अभी भी पिछले दिनों मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग ली थी, उस रिव्यू मीटिंग में मैंने कुछ डिसीजन हमने लिए थे, उसमें कुछ जेआर हमने, क्योंकि डॉक्टरों की जब तक परमानेंट डॉक्टरों की कमी पूरी नहीं होती तब तक हम जूनियर डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट 24 डॉक्टर हमने रिक्रूट किए हैं, और उनको भी हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा रश इमरजेंसी में है, उसके बाद गायनी में है, उसके बाद पेडियाट्रिक और फिर मेडिसिन में, तो ये उसमें भी हमने किया है। अभी पेडियाट्रिक्स में भी मैंने भाटिया साहब को बोला, कुछ डॉक्टर्स वहाँ अपॉइंट किए हैं, और ये इसको स्मूथन करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़े प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में आप करने जा रहे हैं शहर का, जो बड़ा प्रोजेक्ट? देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट तो बहुत, मेरा विजन तो बहुत है, और जिस जगह मैं बैठा हूँ, हम यहाँ जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे हैं, आज भी हमारे पास 4 कमरे हैं इस डाक बंगले में। अगर आपको भी बैठना पड़ता है तो आपको बैठने की जगह नहीं है, तो मैंने यहाँ सर्किट हाउस बनाने की बात की है, क्योंकि यहाँ टूरिज़्म तभी होगा जब कि अच्छी हम अकोमोडेशन किसी को देंगे। बाहर से टूरिस्ट आएगा तो अगर अच्छी अकोमोडेशन नहीं होगी तो कहाँ वो, तो एक तो ये, और दूसरा एक अल्टरनेट पाथ। अभी आप देखेंगे कि अगर आप दराली ब्रिज से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास एक ही ख्योरा वाली रोड है, अगर वो रोड ब्लॉक हो जाएगी तो हमारा कनेक्शन कट हो जाएगा। तो ऐती से सीधा जो अल्टरनेट पाथ, जो अब बेला ब्रिज, बेला पुल से बेला बस स्टैंड के साथ साथ से सीधा न्यू बस स्टैंड को कनेक्ट करे, ये एक फ्लाईओवर बनाने की बात चल रही है उस पर। और दूसरा, यहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम, मैंने हाउस के अंदर भी बात की, अगर इंटरनेशनल स्टेडियम क्रिकेट का बन जाता है तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ के सारे मसले हल होते हैं। एक जो हमारा स्टेडियम है ऊपर, इसमें भी 2500 रुपया लिया जाता था, वो भी मैंने हाउस के अंदर बात उठाई है। तो ओवरऑल जो इस एक बदले की नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति और आम आदमी की बात, पहली बार लगा कि असेंबली के अंदर भी आम आदमी की बात होती है। और मुझे बड़े लोग कहते हैं कि जनाब आपने हमें 70 साल हमें वोट देते हो गए हैं, लेकिन पहली बार ये लगा है कि कोई हमारी बात भी असेंबली के अंदर, जैसे डांगरी के लोग मुझे कहते हैं, डांगरी भी असेंबली के अंदर डिस्कस हुआ, ससालकोट डूंगी भी डिस्कस हुआ, पलमा भी डिस्कस हुआ, गुज्जर बकरवालों की बात भी वहाँ हुई, माइग्रेशन टीचर्स की बात भी हुई, मतलब हर कम्युनिटी की बात हमने असेंबली के अंदर की है। और एक एमएलए का काम भी यही होता है कि असेंबली के अंदर वो बात करे, ताकि वहाँ जितने इश्यूज़ हैं वो वहाँ उठा सकें। और ज़्यादा एक एमएलए, आपने देखा कि 70 साल में आपने लोगों ने वोट डाले हैं, लेकिन कोई भी एमएलए वहाँ बैठ के, मैं नहीं कहता अपनी तरफ से उन्होंने द बेस्ट किया, मैं क्योंकि मैं बदले की राजनीति नहीं, बदलाव की राजनीति करने आया हूँ, मैं किसी, उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से किया, अच्छा काम किया, हर आदमी ने किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि असेंबली जो फोरम है वहाँ हमें लोगों के मुद्दे उठाने, इसीलिए उन्होंने हमें चुनकर भेजा है, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं उनके मुद्दे उठाऊँ, और आगे भी इसी तरह से मुखरता से हम उनके मुद्दे उठाएंगे, और जनता के जो भी इश्यूज़ हैं वो हम टेकअप मुगल शारा की बात करें तो 5 से 6 माह मुगल शारा का रास्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, इस वाले से भी असेंबली में बात हुई। देखिए टनल बनाने की, क्योंकि उसका एक ही हल है, क्योंकि अगर उस रोड को ऑल वेदर रोड करना है तो टनल बनाने की ज़रूरत है, और टनल के लिए भी हमने असेंबली के अंदर इस बात को उठाया है। पहले ये रोड फरवरी के मिड में शुरू हो जाती थी, इसकी
क्लियरेंस, लेकिन इस बार ब्रो के पास आने के बाद एक मैं कहूँगा कि डिले टैक्टिक्स के चलते ये रोड अभी स्टार्ट नहीं की गई। और इस बार भी हमने असेंबली में भी इस मुद्दे को उठाया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है जो कनेक्ट करती है, और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकल टूरिज़्म या मेडिकल, क्योंकि लोग परेशान हैं वो वहाँ जाते हैं इलाज करने के लिए। इस रोड की अब एक ही हल है कि वहाँ टनल होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो सके। पीर पंजाल का बड़ा तालीमी इदारा है बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी। जब जावेद राना साहब की यहाँ मीटिंग हुई थी तो जितने भी एमएलए थे उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया जाए। उस वाले से क्या कुछ बात? वो प्रस्ताव मैंने ही मूव किया था, वो मेरा ख्वाब है। आपने देखा कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का जब इशू आया तो मुझे किसी ने बोला कि आप इसमें मत पढ़ो क्योंकि यहाँ से कौन से वोट मिल रहे हैं। मैंने कहा वोट तो मुझे नहीं पता मिलेंगे नहीं मिले, लेकिन मेरे आने वाली नस्लें यही यूनिवर्सिटी सुधारेगी। और मैंने बेबाकी से उस मुद्दे को असेंबली के अंदर उठाया और उसका असर भी मुझे देखने को मिला कि जो यूनिवर्सिटी वेंटिलेशन पे थी वो अब उसकी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। मैं जब एमएलए बना था, सियासत को छोड़कर मैं आपको एक बात असर रसूख के साथ और पूरे होश हवास में मैं एक बात कहूँगा आपसे कि यूनिवर्सिटी को लेकर मेरे अंदर कोई सियासत की बात नहीं। ये यूनिवर्सिटी हमारा असेट है, अदारा है, इसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। अभी मैं पहले दिन जब वीसी साहब ने आए थे, मैं वहाँ गया था, मैंने उनसे कहा था कि मेरे लाइक एज ए एमएलए क्या मैं कर सकता हूँ। जो भी इश्यूज़ उनके हैं वो मैं असेंबली के अंदर भी टेकअप करता हूँ। इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के साथ कोई पॉलिटिक्स की जाएगी तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस असेट को बचाना हमारी सबकी, सिविल सोसाइटी की भी मैं सबसे अपील करूंगा कि उनको भी एकजुट होना पड़ेगा, और पॉलिटिशियन को तो होना ही पड़ेगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमएलएस को होना पड़ेगा। और इसके हवाले से मैंने असेंबली के अंदर भी बात की है, और इसको ट्राइबल यूनिवर्सिटी और पीर पंजाल रीजन के जितने कॉलेजेस हैं वो वहाँ उनको एफिलेट किया जाए। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहूँगा कि जो यहाँ ग्रेजुएट कोर्सेज़ भी स्टार्ट किए गए हैं, उनकी फ़ी भी 5,000 रुपया है। तो मैं सबसे कहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी में बाहर ना जाकर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें ताकि ये यूनिवर्सिटी हमारे फूले फले, और ये इसमें ये हमारा असेट है, इसको बचाने की ज़रूरत है। साहब, हरियाणा के 2 लोग जो मारे गए थे उनके पीड़ित परिवारों का ये कहना है कि एमएलए साहब ने जो है सेशन में उनकी बात नहीं उठाई, उनको कोई मुआवजा या कोई बेनिफिट नहीं दिया गया, हालांकि बाकी लोगों को जो है बेनिफिट दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये इशू है ये यूटी, हम यूटी में हैं, हालांकि असेंबली के अंदर हम हर बात करते हैं, लेकिन ये जो आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस का इशू जो है, क्योंकि वो तो एलजी और होम मिनिस्टर के अंडर आता है, तो हाउस के अंदर जवाब कौन देगा? मैं तो रेस करूँगा, लेकिन वहाँ ना एलजी साहब हाउस का पार्ट है और ना होम मिनिस्टर हाउस का पार्ट है। तो वो हम बाहर तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हाउस के अंदर सरकार जवाब देती है, स्पीकर साहब होते हैं, सरकार जवाब देती है। और चीफ मिनिस्टर के पास तो डिफेंस का डिपार्टमेंट कोई है नहीं, होम डिपार्टमेंट तो है नहीं, क्योंकि यूटी में वो तो केंद्र सरकार के अंदर है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि ये भाजपा का राष्ट्रवाद का पोल खोलता है। अब अगर फलियाना के अंदर और डांगरी के अंदर लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो मैं समझता हूँ कि भाजपा जो राष्ट्रवाद का खोखला डिंडोरा पीटती है वो एक्सपोज होती है कि आज इतनी देर के बाद भी वो पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, और असेंबली के अंदर तो इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन असेंबली के बाहर हम उनकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। में आपने एक स्लोगन दिया था, चोर मचाए शोर, उसके पीछे क्या? देखिए, भाजपा ने पिछले 7 साल में कुछ काम नहीं किए। वो कर सकते, उन्होंने जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर बनाने की बात की थी, लेकिन आज जब हमने डेली वेजेस को पक्का करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई, पहले वो चुप रहे, जैसे ही कमेटी बनी तब वो कहने लगे डेली वेजेस को पक्का करो और हाउस के अंदर हंगामा। तो हमने कहा चोर मचाए शोर, क्योंकि अगर आपने पक्का करना होता तो आप उनको पक्का करते। आपको किसने मना किया था? लेकिन उन्होंने किया नहीं, तो इसी वजह से मैंने एक स्लोगन दिया था कि चोर मचाए शोर। वो मैंने उसको पर्सनली टेकअप किया है और वो प्रपोजल बन गया। उसका नॉमेनक्लेचर का मसला था, मैं खुद लेकर उसकी फ़ाइल लेकर सेक्रेटरीट में गया था। बहुत जल्द उसका काम शुरू हो जाएगा और वो पैसा भी आ गया, बहुत जल्द उसका काम स्टार्ट हो जाएगा।